आज हम लोग क्लास 12 का लेसन 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए इटली का निर्माण की जब बात करें तो इटली के निर्माण के लिए गैरिबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए जॉर्ज वाशिंगटन को, वियतनाम को मुक्त कराने के लिए हो ची मिन्ह को जोड़ करके देखते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। चूँकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं, तो उन्हें दिया गया उपर्युक्त विशेषण गलत नहीं है कि भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी की का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया था जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में हम 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्क को और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा है के पुनर्निर्माण में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई है। मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बातचीत करते महात्मा गांधी का एक पिक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं या आए हुए हैं। अब देखिए महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आता है स्वयं की उद्घोषणा करता है एक नेता। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में दो दशक मतलब 20 साल लगभग रहने के बाद जनवरी 1915 में अपने गृहभूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था और यहाँ वे एक वकील के रूप में थे और बाद में इस क्षेत्र के वे नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते चले गए। इन्होंने क्या किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया, स्थिति को अच्छा करने का प्रयास किया और साथ ही साथ उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे उसकी अपेक्षा बिल्कुल भिन्न हो चुका था। अब आप सोच सकते हैं अगर कोई 20-22 साल के बाद आएगा तो उन्हें काफ़ी कुछ बदला हुआ तो दिखेगा ही। उस समय हालांकि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहर और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं हुआ करती थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय ये सम्मिलित थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र से थे। विपिन चंद्र पाल कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। और लाला लाजपत राय पंजाब के थे। और ये तीन अलग अलग क्षेत्र से होने के बावजूद भी लोग सम्मिलित रूप से इनको लाल, बाल और पाल कहते थे। यह पूरे भारत की एकता का सूचक था कि पूरे भारत को एक करने की बात की गई थी। अब आता है गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। एक क्वेश्चन ये भी आता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे वे यहाँ के बारे में जान सके। गोखले ने क्या कहा कि देखिए गांधी जी, अगर भारत को समझना है तो पहले भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। अब आता है महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। तो अगर पूछा जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह कब था, तो 1916 में था। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया गया था। मतलब वे क्या थे, राजा थे। और इसमें एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता भी थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में
उनके द्वारा किए गए कार्य पर उन्हें आमंत्रित किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अच्छा काम किया है, इसी कारण इनको आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही बहुत शानदार है, किंतु यहाँ पर क्या है, गरीब लोग उपस्थित नहीं है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में भी उन्होंने बात की। और हमें क्या करना चाहिए, सभी लोगों के भलाई को लेकर के चलना चाहिए। और जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं या अथवा अन्य लोगों को न लेने की अनुमति देंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हमारी मुक्ति किसके ऊपर डिपेंड है, केवल किसानों के माध्यम से ही सुरक्षित रह सकती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा उन किसानों और कामगारों को याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहाँ श्रोताओं में अनुपस्थित थे। हालांकि ये मेनली जो बोले महात्मा गांधी की एक सार्वजनिक उपस्थिति थी, इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था कि भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक ढंग से प्रतिनिधित्व करने की बात की गई थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया कि किस तरह कठोर व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में बताया। ये आदमी का नाम पता है, राजकुमार शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल थे। अब देखिए, अब एक आंदोलन की बात किया जा रहा है। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। 1918 में फिर खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इस तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिसमें वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914-18 में महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच कारावास की अनुमति दे दी थी। और अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुति के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना कोई कारण का जेल में डाला जा सकता है। इसका विरोध किया गया, ठीक है। और जब विरोध हुआ तो उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत सारे लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब सेवा के बदले क्या चाह रहे थे, इनाम चाह रहे थे। लेकिन इसकी जगह उन्हें क्या दिया गया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मतलब क्या था, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। और पंजाब जाते समय क्या हुआ, गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई। अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। किसने दिया था, जनरल ओडायर ने दिया था। इस पर जालियांवाला बाग हत्याकांड कितना तारीख हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें 400 से भी अधिक लोग मारे गए। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दिए। उनका कहना था कि भाई अगर यहाँ पर अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से टिका, अगर भारतीयों का सहयोग हटा दिया जाए तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है, जो भारतीय उपनिवेशों का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाएं, कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी कांग्रेस सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने के लिए कहा गया। गांधी जी ने कहा
यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही भारत क्या होगा, आज़ाद हो जाएगा। और अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। अब देखो, गांधी जी को आशा था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर के औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। उस टाइम में क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, विद्यार्थी लोग स्कूल जाने छोड़ दिए, कॉलेज जाने छोड़ दिए, वकील अदालत जाने छोड़ दिए। कई कस्बों में, नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़ताल हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। 70 लाख कार्य दिवस मतलब उतने दिन तक काम नहीं हो पाया उस टाइम में। अब कह रहा देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानून की अवहेलना कर दी कि हम लोग वन का कानून नहीं मानेंगे। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया कि हम लोग आपका सामान नहीं ढोएंगे। इन विरोधी आंदोलनों के बावजूद भी कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। श्रमिक और अन्य ने इसे अपने ढंग से व्याख्या की तो औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्हें ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करके कार्रवाई की। और उसी के बारे में लिखा है, महात्मा गांधी के बारे में एक अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है, असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। तो महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी की जीवनी को एक नहीं बल्कि बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है। उसी में से एक विद्वान है लुई फिशर। लुई फिशर ने लिखा था असहयोग भारत और गांधी के जीवन का एक ही युग का नाम हो गया। ये सारा एक ही बात है। अब एक वर्ड आता है खिलाफत आंदोलन क्या था। तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन का मांग क्या था कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। और कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने भी इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। कब? 1857 में। और फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया कि भाई उत्तेजना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कब? मार्च 1922 में। और उन पर जांच की कार्रवाई का अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा दी। किसने? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने। जज ने टिप्पणी की, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा सब भिन्न श्रेणी के हैं। आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप क्या हैं? एक महान देशभक्त और नेता हैं। कौन? महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कहा, जबकि वो कौन थे? एक विदेशी थे। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों, पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाना आवश्यक था। लेकिन ब्रमफील्ड ने कहा था कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त कराना संभव हुआ तो इसमें मुझसे ज़्यादा प्रसन्न कोई और नहीं होगा। मतलब ये भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जबकि क्या था? जज था।
अब आते हैं जन नेता। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यावसायिक और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते थे, उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनके ही तरह के वस्त्र पहनते थे। गांधी जी क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। अब आता है अन्य नेताओं की तरह वे भी सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि उनसे सहानुभूति रखते थे और उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। औपचारिक वे क्या कहते थे? जहाँ अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट और भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण सी धोती में चले जाते थे कि कोई सूट बूट टाई नहीं लगाना है, हम धोती पहन के चल जाएंगे। अब प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे, तो लोगों को लगता था कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम लोग के जैसा पहनता है, हम लोग के जैसा उड़ता है, तो कपड़ा भी सब ठीक ठाक है, तो इसको अपना नेता मानना चाहिए। और इसीलिए बहुत कोई महात्मा गांधी को अपना नेता मानने लगे थे। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गए। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। कब? 1921 में। और उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का भी प्रतीक बना। ये ऐसी विशेषताएं थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। अब देखो गांधी जी चरखा क्यों चलाया करते थे? महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव का गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनियों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जा सकता था। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरा का आमदनी प्रदान कर सकता था कि भैया अगर खाली टाइम में आप क्या कीजिए, बैठ करके व्हाट्सअप नहीं चरखा चलाया कीजिए, फलस्वरूप क्या होगा, कुछ इनकम हो जाएगा। आजकल की लड़की लोग इंस्टाग्राम चलाती है, क्या इनकम होगा? लड़का लोग फ्री फायर चलाता है, तो इसलिए इनकम नहीं होता है। अब देखो मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। वो कहते थे ये सनक क्या है, श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाए। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में नहीं बल्कि सभी लोगों के हाथ में करना चाहता हूँ। अगर मान लेते हैं सब पैसा रमेश बाबू के पास ही हो जाए तो बाकी हम लोग तो गरीब हो जाएंगे। इसीलिए पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब देखो खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके लिए प्रयोग को नियमित करता है, इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह सब उन्होंने किस में लिखा था? यंग इंडिया में लिखा था। यंग इंडिया क्या है? एक किताब का नाम है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है शायद। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की कल्पना की थी कि भैया महात्मा गांधी को लोग क्या मानते थे? भगवान मानने लगे थे, तभी तो महात्मा का दर्जा दे रहे थे। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता है, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र में यह रिपोर्ट लिखी है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया। इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चोरी चौरा और कुशमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुशमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद भी उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। तो जंगल में वाला इलाका में भी 10,000 से अधिक लोग उसको खाली देखने पहुंच जाता था। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए थे। देवरिया में लोग गांधी जी को भैनी यानी दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चोरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह
उन्हें कुछ दे दिया। फिर उसके बाद यह क्रम रुका नहीं, सब लोग क्या करने लगे, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपए और सिक्कों की बारिश होने लगी। इतना पैसा उसको पड़ता था, किसको, महात्मा गांधी को। लोगों ने कुछ ही मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। गांधी जी जहां भी गए उनकी चमत्कारिक शक्तियां, वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैल गई। कुछ स्थानों पे कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ में सुधार के लिए भेजा गया है। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को स्वीकृत करने की शक्ति है कि जो स्थानीय अधिकारी निर्देश देंगे उस निर्देश को वो नहीं पालन करेंगे, इतना शक्ति है उनके पास। कुछ अन्य स्थानों पर यह भी दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से भी उत्कृष्ट है। यह है कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के बारे में भयंकर परिणाम की बातें बताती कहानियां भी थी। इस तरह अफवाह फैली थी कि एक आदमी गांधी जी का आलोचना कर रहा था तो वहां के गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए, उनकी फसल चौपट हो गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उद्धारक के समान थे, जो उनकी ऊंची कर और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील की उनके सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती और चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से उन्हें बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी और पैसे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली से लोग बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते थे कि भाई बड़ा अच्छा आदमी है, भाई धोती कुर्ता पे गुजारा कर देता है, और इसी कारण से गांधी जी को सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता था। अब देखिए कुछ अफवाह क्या क्या था। अफवाह जैसे कि दिया हुआ है, गोरखपुर में एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया तो उसके घर में आग लग गई। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गाँव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके 4 कुत्तों ने काट खाया। गोरखपुर में एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया, पर एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया तो रोड़ों की बारिश बंद हो गई। मतलब गांधी जी को भगवान का दर्जा दे दिया गया। अब देखो, अब कह रहा है धीरे धीरे कांग्रेस के समर्थकों में समृद्ध व्यापारी उद्योगपति भी शामिल होने लगे थे, जैसे जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने मौन रूप से धारण किया। तो महात्मा गांधी की स्वयं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, उसके अनुयायियों पर भी निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इसमें कौन आते थे, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ भाई पंत, सी राजगोपालाचारी, ये सब बहुत सारे लोग क्या हुए, गांधी जी से जुड़ते जा रहे थे। गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे, जिसके कारण अनगिनत अन्य भारतीयों को भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए और उनमें काम करने के लिए प्रेरित किया गया। अब आता है महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए थे और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़ों, खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि समाज की बुराइयों को दूर करना पड़ेगा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी समाजिक बुराइयों को हटाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द मतलब अच्छा व्यवहार विकसित करना पड़ेगा। अब आता है नमक सत्याग्रह। अब तक हम लोगों ने महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का 10 पेज पढ़ चुके हैं। इसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें अब तक आई। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न के दृष्टिकोण से एक बार हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। पहला पूछा जा सकता है, इटली का निर्माण किसने किया था? तो गैरिबाल्डी। इटली के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो गैरिबाल्डी को जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ स्वतंत्रता युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने का संघर्ष सबसे अधिक किसने किया? तो हो ची मिन्ह ने किया। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास किसने किया? तो महात्मा गांधी ने सर्वाधिक प्रयास किया। और राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी